मैगजीन की 17 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कि 40% ऑफ न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट सर्वे। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या है, जो एडर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि लोकसभा में जो 233 एमपी हैं जो करंट लोकसभा में, वो क्रिमिनल चार्जेस हैं उन पे, और जिसमें से 187 केसेस पहले 2014 में थे और 162 केसेस 2009 में थे। मतलब सिंपल बात ये कि बता रहे हैं कि जो ऐसे एमपीज़ हैं उनका नंबर बढ़ रहा है जिनके पास क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। अगर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे और लॉ बनाएंगे तो इससे क्या होएगा, डेमोक्रेसी में जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इरोड होगा और नेगेटिव हमारा जो गवर्नेंस है वो नेगेटिव गिरेगी उल्टा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, सो दैट हम पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर्ब कर सके। सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर केस आया था 2002 में, जिन्होंने बोला था कि जो इलेक्टर है उनके पास फंडामेंटल राइट है कि वो कैंडिडेट की क्या हिस्ट्री है उसको जान सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पीयूसीएल वर्सेस यूआई केस आया था 2004 में, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का 33B सेक्शन है, जो क्या करता है कि नलीफाई करता था डिसीजन इन द एडीआर केस वॉज चैलेंज, ठीक है। अब सेक्शन 33B ऑफ आरपीए क्या करता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड ठहरा गया था क्योंकि इसमें राइट ऑफ इलेक्टर्स का जो राइट था उसको खरोचा गया था। इसके बाद लिली ऑफ थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2013 में, जिसमें ये बोला था जो भी एमपीज है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, अगर उनको 2 साल तक की सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, उन विच वुड सीज टू बी मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। मतलब कि अगर किन्हीं पे कन्विक्टेड है, ठीक है, मिनिमम सेंटेंस उनको 2 साल की मिली है, तो वो उस हाउस के मेंबर नहीं बन सकते। फिर स्पेशल कोर्ट्स बोला गया था कि स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप करना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, सो दैट जो भी लंबे लॉन्ग पेंडेंट ट्रायल्स चल रहे हैं उनको फास्ट ट्रैक कर सकें। 2018 में बोला, कोर्ट ने बोला था कि जो सभी कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल हिस्ट्री को डिक्लेयर करना पड़ेगा टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर कॉन्टेस्टिंग पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इक्विटी इज बीइंग ओवरलुक इन क्लाइमेट नेगोशिएशन इंडिया एट द बॉन कॉन्फ्रेंस। तो कही थी जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, ग्रुप 77 में एक प्रपोजल लिया गया है और ग्रुप 77 का इंडिया मेंबर है, ठीक है। और चाइना जो कि G77+ का मेंबर है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी लॉस एंड डैमेज फाइनेंशियल फैसिलिटी है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उन क्लाइमेट, मतलब जो भी वल्नरेबल कंट्रीज है जहाँ पे क्लाइमेट या डिजास्टर ज़्यादा आते रहते हैं, तो उनकी वजह से जो भी उनको लॉस होता है उनको हम कंपेंसेट कर दें, ठीक है। डिड नॉट मेक इट टू द एजेंडा फॉर नेगोशिएशन एट द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट। तो क्या COP 27 कहाँ होने वाले, इजिप्ट में होने वाले, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रपोज किया था, जिसके अंदर ये बोला था कि अगले COP में के लिए हम एजेंडा प्रिपेयर करेंगे और क्या क्या हमें क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्कशंस करने, उनके इश्यूज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग जो भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करी थी ग्लासगो डायलॉग ऑन लॉस एंड डैमेज में, जहाँ इंडिया ने भी मतलब कि अपना वो दिया था, सुजेशन दिया था और बोला था कि हाँ हमें लॉस एंड डैमेज फाइनेंशियल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता हो गया कि लॉस एंड डैमेज फाइनेंशियल फैसिलिटी हम क्यों एस्टेब्लिश करते हैं, सो दैट जो कंट्रीज़ क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से लॉस में जाती हैं उनको हम कंपेंसेट कर सकें, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं फंडिंग टू प्रिपेयर फॉर डिजास्टर्स, सो दैट आप पहले ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रखो बाय बिल्डिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग फॉलोड बाय रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर एक्सट्रीम वेदर इवेंट, ठीक है। लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या है, अगर वो कम्युनिटीज़ क्लाइमेट क्राइसिस फेस कर रही हैं, या तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है अपनी जगह से जहाँ वो रह रही हैं, या उनका लाइवलीहुड डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इवन की इम्पैक्ट दैट इवन क्लाइमेट एडेप्टेशन कैन नॉट एड्रेस, ठीक है। उनको फाइनेंस करने से हम ये बोलते हैं कि क्लाइमेट रिप्रेशन हो रहा है, विच इज़ पेड बाय द हिस्टोरिकल एमिटर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अकॉर्डेंस टू द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अभी तक क्या क्या लिए गए लॉस एंड डैमेज में, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 में 2007 में लिया गया था, कंसिड्रेशन ऑफ मीन्स टू एड्रेस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 2013 में COP 19 में वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म लेके आया गया था। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में इसको इंक्लूड किया गया था और 2021 में COP 26 में ग्लासगो डायलॉग लेकर आया था कि किस तरह से हम इसके ऊपर फंडिंग कर सकते हैं, उसको एस्टेब्लिश करने का प्रोसीजर आया था। फाइन, नेक्स्ट है नियरली 250 ओवरग्राउंड वर्कर्स अरेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी कहते को ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कैश प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन या कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं
टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर में। सिंपल बात है, जो भी लोग टेररिस्ट फंडिंग को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन्हें बोला गया। सपोज करो कोई आतंकवादी है और आप एक आम नागरिक हो और आप क्या कर रहे हो, उसको सपोर्ट दे रहे हो, या तो उसके माल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या उसको कैश प्रोवाइड कर रहे हो, या उसको अपने घर में रहने की जगह दे रहे हो, किसी भी तरह की सपोर्ट करो, दैन यू आर कॉल्ड एज ओवरग्राउंड वर्कर। ठीक है, ओवरग्राउंड वर्कर कुछ तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन वो साइलेंट रहते हैं, स्लीपिंग सेल्स की तरह होते हैं, आम आदमी की तरह नॉर्मल लाइफ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को एक ह्यूज चैलेंज पोज करते हैं। ठीक है, इनको हाइब्रिड टेररिस्ट भी बोलते हैं या फिर टेररिस्ट एसोसिएट्स भी बोलते हैं। मतलब कि ओवरग्राउंड वर्कर्स एक तरह की, मतलब कि टेररिस्ट की आंख और आंख होती है, मतलब आंख और कान। ठीक है, दे एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द अंडरग्राउंड मिलिटेंट्स। उनके लिए हर चीज़ अरेंज करते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट वेपन्स अरेंज करते हैं, और उन्हीं के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पे नज़र बना के रखते हैं कि कहीं आर्मी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। उनके लिए सेपरेटिस्ट लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हेट कैंपेन्स में भी एंगेज होते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो अभी क्या, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया गया अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अंडर एंड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 आया था, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेंशन लॉ है। डिटेंशन लॉ आपको पता ही होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल जो हमें शक लगता है कि वो ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, उसको पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं अप टू 2 years विदाउट अ ट्रायल। ठीक है, किसी पर्सन का डिटेंशन करना बिलो द एज ऑफ 18 इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। और उसको इंडिविजुअल डिटेन करने से, अगर आपको डिटेन कर रहे हो तो आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना है विदिन 24 hours, अगर कोई 18 साल से कम है तो। ठीक है, अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1967 में ये बोला है, और ज़्यादा इफेक्टिव वे में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करता है ऑफ एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन। ठीक है, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद इट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होस्टेड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एशिया। मतलब जो भी है, उन्होंने, हमारे इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने होस्ट किया क्या, फॉरेन मिनिस्टर की एशियन। ठीक है, मीटिंग से ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। 30 years ऑफ एशियन इंडिया डायलॉग रिलेशन, उसकी मीटिंग हुई है। म्यांमार को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया बिकॉज उसने एशियन के जो कंसेंसस थे उसका साथ कोप अप नहीं किया। ठीक है, एंड एंगेजमेंट विद इट द शुड बी द नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन मिलिट्री लेवल। एशियन और इंडिया के जो डायलॉग रिलेशंस हैं वो 1992 में एस्टेब्लिश हुए थे। मेंबर्स कौन से एशियन के, में भी आपको पता ही होगा। ठीक है, ये एक सेकेंड, यस, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनल, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। ठीक है, अब हाइलाइट्स क्या हैं, सबसे पहले इसमें लिखा है कि एशियन और इंडिया के में फ्री ट्रेड एरिया कैसे हो सकता है, उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है। किस तरह से इंडिया और एशियन मिलकर इंडो पैसिफिक पे कोऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इंडिया के जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी, इसको किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब इंडिया और एशियन के रिलेशन देखते हैं। एशियन इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है और 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंजीनियरिंग गुड्स इसका 40% शेयर किया जाता है और इंडिया टोटल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, एशियन इंडिया एक्टिव पॉलिसी का सेंट्रल है, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एनर्जी लोकेशन, और इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये एक अच्छा रोल प्ले करता है। टोटल ट्रेड जो इंडिया और एशियन के बीच में होता है वो $78.9 बिलियन है 2020-21 में। हाइवर इंडिया को ट्रेड डेफिसिट भी है एशियन कंट्री साथ ट्रेड करके ऑफ नियर अबाउट $15.93 बिलियन। ठीक है, एशियन 1967 में फाउंडेड किया था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक्स का जो ग्रोस एनपीए है वो ड्रॉप हुआ है बिलो 96% इन मार्च 2022, लोएस्ट इन 6 years, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। जो भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जितना कम रहेगा तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी, आपका बैंक उतना अच्छा है। ठीक है, जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंकिंग सेक्टर का वो 6% बिलो ड्रॉप हुआ है, जो कि पिछले 6 साल में सबसे कम है सिंस 2016। ठीक है, और जो नेट एनपी है वो 1.7% कम हुआ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, नेट एनपी में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कुछ प्रोविजंस को जो बैंक्स के द्वारा बनाए करते हैं फ्रॉम द ग्रोस एनपीए ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई भी जो लोन है जो बैंक देता है और उसका लोन अगर कोई भी बंदा या कोई भी एसोसिएशन 90 दिन तक वापस ना करें, ना तो प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो एनपीए में बदल जाता है। इसके अंदर कुछ सब स्टैंडर्ड एसेट होते हैं, कुछ डाउटफुल एसेट होता है, कुछ लॉस एसेट होते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट कौन से होते हैं, अगर तो आपने 12 महीने तक उस पैसे वापस नहीं किए, लोन का पैसा वापस नहीं किया बैंक को। डाउटफुल एसेट होता है कि अगर अगेन सब स्टैंडर्ड एसेट में भी 12 महीने तक रह रहे, मतलब 2 साल तक आपने पैसे वापस नहीं दिए। लॉस एसेट्स क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि अब तो बंदा पैसे वापस दे ही नहीं सकता। फाइन, स्टेप्स क्या लिए गए हैं सो दैट हम एनपीएस को एड्रेस कर सकें। ऑफकोर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड, सारफेसी एक्ट आया हुआ है।
ठीक है। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जैसे नीरव मोदी को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया था, जिसमें हम इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पहले डिटेक्ट कर सकते हैं सो दैट वो बाहर इंडिया के आउटसाइड ना चले जाएं, और अगर जाए भी हैं तो वहाँ पे भी उन पे चलता रहे। ठीक है। और भी स्टेप्स लाए गए, कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, स्पेशल मेंशन अकाउंट फॉर एडिशनल प्रिकॉशन एट द ऑपरेशन लेवल। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है फोकस ऑन सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल गवर्नेंस, आरबीआई टेल्स एसएफबीज इन द मीटिंग। ठीक है। तो आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बोला है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए बिजनेस मॉडल गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं क्या, ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनी 2013 और इनको लाइसेंस दिया जाता है अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग द बजट ऑफ 2015। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी नवंबर 2014 में। प्राइम ऑब्जेक्टिव स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने का यही था कि हम और ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें, स्पेशली उन एरियाज़ को जहाँ पे बैंक नहीं पहुँचा जाता, अनसर्व्ड और अनडिजर्व सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। इसमें 70, जैसे प्राइमरी बैंक्स को 40% क्रेडिट देना होता है प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन को, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% क्रेडिट देना होता है। मिनिमम इक्विटी कैपिटल इनकी 200 करोड़ पे है, और अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप करना है तो आपकी लिस्टिंग मैंडेटरी है विद इन 3 ईयर्स ऑफ देयर, अगर आपकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा। चैलेंजेस क्या है, ये ज़्यादा बोरोइंग करते हैं, इनकी ग्रोथ लोन बहुत ज़्यादा देते हैं। ठीक है। इनिशिएटिव ली गया है सो दैट इनके परफॉर्मेंस को हम अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूविंग असेस क्वालिटी, कस्टमर सर्विस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ला के आ रहे हैं, इनको ओवरसाइट दे रहे हैं, इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं सो दैट ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लेके आया जाए इनमें। फाइन। नेक्स्ट अग्निपथ स्कीम, देखा होगा अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इस स्कीम में हमने देखा था, स्कीम के अंदर ये है कि हम क्या करेंगे, कुछ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के लोगों को रिक्रूट करेंगे। ठीक है। इन द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी 4 साल के लिए, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग भी देंगे, और इन सोल्जर्स को अग्निवीर बोला जाएगा। इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जिस बच्चे की एज 60, 17 से 21 साल है, और अपर एज लिमिट को रिलैक्स करके 23 साल दिया गया फॉर द करंट ईयर रिक्रूटमेंट। ठीक है। एक बार इनकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी 4 साल की, तो इनको एक सेवा निधि पैकेज भी रिसीव दिया जाएगा, मतलब इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऑफ 11.7 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एज पर एनुअल डाटा फ्रॉम स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक, जो भी इंडियन इंडिविजुअल्स हैं, जो फर्म्स हैं, जो भी स्विस बैंक में हैं, तो वो 14 ईयर हाई हुए हैं 2021 में। ठीक है। अब स्विस बैंक में जो पैसा रखते हैं तो उनकी बिल्कुल ही मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वो होती है, छुपी हुई होती है, कोई बता ही नहीं सकता कि अकाउंट नंबर किसका है। ठीक है। तो टैक्स से अगर आपको लड़ना या इवेट करना हो तो एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है टैक्स मैटर्स में बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया, और ये कब से फोर्सेबल है, 2018 से। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टैक्स अथॉरिटी। इस फ्रेमवर्क के अंडर जो डिटेल फाइनेंशियल, जो भी इंडियन रेजिडेंट्स के सभी डिटेल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिनका भी अकाउंट है स्विस बैंक में, वो हर साल स्विट्जरलैंड खुद प्रोवाइड करता है इंडिया को। नेक्स्ट एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। अभी जो रिजर्व बैंक ने AFA लिमिट को बढ़ा के 5,000 से 15,000 पर ट्रांजेक्शन कर दिया फॉर ई मैंडेट्स ऑन कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड UPI। ठीक है। इसके अंदर क्या, जो भी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दे सकता है टू द बैंक टू अ डेबिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑटोमेटिकली ऑन रिकरिंग बेसिस। इसमें ये है कि बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने कस्टमर को इन एडवांस ऑफ एनी रिकरिंग पेमेंट दैट आर ड्यू टू एंड डेबिट द अमाउंट ओनली आफ्टर ऑथेंटिकेशन। बस सिंपल बात यही है। जैसे क्या होता है, बैंक आपके अकाउंट से कुछ पैसे काटता है, जैसे ATM के चार्जेस के काट गया, SMS चार्जेस के काट गया, ये क्रेडिट कार्ड के काट गया। ठीक है। तो जो वो रिकरिंग पेमेंट मतलब कि हर एक कुछ इंटरवल के बाद काटता है, तो इसमें ये कि बैंक को पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा, बैंक आपको मैसेज करेगा, इन्फॉर्म करेगा, तभी उसके बाद वो डेबिट करेगा अमाउंट। ठीक है। एडिशनली बैंक आपको OTP भी सेंड करेगा सो दैट वो पेमेंट को क्या कर सके, काट कर सके इन एक्सेस ऑफ रुपीज़, अगर 15,000 से ज़्यादा पेमेंट काटनी है। देखो आपके ATM में तो 150-200 रुपये कटते होंगे, लेकिन अगर 15,000 से ज़्यादा बैंक पैसे काट रहा है आपके अकाउंट से, तो वो आपको एक बार OTP भेजेगा। नेक्स्ट है CPTT गाइडलाइंस ऑन द TDS। अभी के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उन्होंने गाइडलाइंस इशू करी है कि किस तरह से जो नया टैक्स है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, जो डिटेक्ट होएगा, डिटेक्ट न्यू टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स प्रोविजन रिगार्डिंग बेनिफिट रिसीव्ड इन अ बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये जो टैक्स डिडक्शन होएगा सोर्स पे, इट कैन आइदर बी इन कैश
इन काइंड और पार्टली इन बोथ ऑफ दिस फॉर्म। बजट 2022-23 में एक न्यू सेक्शन लेके आया था इनकम टैक्स एक्ट में, दैट इज़ द 194R, जिसमें ये बोला था कि टैक्स रिडक्शन एट सोर्स भी हुआ करेगा 10% का अगर कोई बाय एनी पर्सन प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट एक्सीडिंग 20,000 इन ईयर टू अ रेजिडेंट। ठीक है, सीपीटीटी ने क्लैरिफाई किया था कि जो सेक्शन 194R है वो अप्लाई होगा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स टू द हॉस्पिटल फॉर डॉक्टर रिसीविंग फ्री सैंपल ऑफ मेडिसिन वाइल एम्प्लॉयड थ्रू अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये न्यूज़ में हमेशा। अभी ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की वीडियो वायरल हुई है जो टॉर्चर किया गया है जिसको नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का इंडियन और साउथ ईस्ट एशिया में है। आइसन स्टेटस वल्नरेबल है, प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1। फीचर्स क्या, जो फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल्स हैं वो स्मॉलर होती हैं देन मेल्स। इनका जो फीचर्स होते हैं कि ब्राइट येलो और ब्लैक कैसोक होते हैं ऑन टॉप ऑफ इट्स मैसिव बिल। हैबिटेट लॉस की वजह से थ्रेट में है, हंटिंग इनकी बहुत होती है फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। नेक्स्ट है डिसैलिनेशन प्लांट। इंडिया का जो पहला गवर्नमेंट डिसैलिनेशन प्लांट है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है गुजरात के भारूचेरे के दहेज में। डिसैलिनेशन प्लांट क्या करता है, उसके सॉल्टी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर लेता है और इसमें जो कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की जाती है, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर यूज़ किया जाता है जिसमें जो वाटर है उसको तो अलग किया जाता है। ठीक है, टू एन एरिया ऑफ लो सॉलिड गोइंग थ्रू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट क्या होता है, देखो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बिना कॉन्टैक्ट के, मतलब द शेयर ऑफ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन फेस टू फेस कार्ड डिडक्शन ग्रू बाई, मतलब कि फेस टू फेस तो हो रहे हो आप लेकिन फिर भी बिना कॉन्टैक्ट के आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ये 6 टाइम्स बढ़ चुकी है दिसंबर 2018 से लेके दिसंबर 2021 में। ठीक है, कॉन्टैक्टलेस पेस मतलब पेमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप पेटीएम से पे कर रहे हो। द यूज़ ऑफ न्यू फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कार्ड पेमेंट विदाउट हैविंग टच स्वाइप द कार्ड। ठीक है, इस पेमेंट को हम टैप एंड पे भी बोलते हैं। ठीक है, NFC क्या कर रहा है, शॉर्टलेज एक वायरलेस कनेक्टिविटी है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, शॉर्टलेज वायरलेस कनेक्टिव टेक्नोलॉजी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करती है टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज व्हेन दे आर टच टुगेदर और बोर्ड विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट है प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क। अभी यूनियन कैबिनेट ने अलाउ कर दिया है 5 5G टेलीकॉम नेटवर्क, कुछ प्राइवेट कैप्टिव 5G टेलीकॉम नेटवर्क को इन इंडिया में जो ज्वाइन करेंगे लीग ऑफ जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, USA, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड सऊदी अरब में मंगा था। ठीक है, प्राइवेट जो कैप्टिव 5G नेटवर्क है वो एक नेटवर्क है जो प्राइवेट एंटिटी के द्वारा सेटअप किया जाएगा सो दैट हम ये देख सके फॉर सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, नो वन अदर एल्स। असर्टेनिटी ऑथेंटिसिटी ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर ने क्या किया, ड्रग्स रूल 1945 को अमेंड किया है जिसमें 300 जो कॉमन ड्रग्स ब्रांड्स हैं, जो 300 कॉमन मेडिसिन्स हैं उनकी क्या ऑथेंटिसिटी है उसको ट्रेस किया जाएगा थ्रू देयर QR कोड। जो भी इन ड्रग्स को मैन्युफैक्चर्स करते हैं उनको QR कोड लगाने पड़ेंगे पैकेजेस पे। ये जो ड्रग ब्रांड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बेस्ड ऑन देयर मूविंग एनुअल, मतलब वो पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो एनुअल कितना ज़्यादा टर्नओवर दे रही है। अकॉर्डिंग टू द WHO अराउंड ऐसे फेक ड्रग्स 35% फेक ड्रग्स ग्लोबली सोल्ड होते हैं और जो इंडिया से आते हैं। नेक्स्ट है इंडामेट। ग्लेनमार्क की जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग है इंडामेट, सबसे बड़ा मतलब इंडामेट है क्या, एक डोज है ड्रग है, उसको अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है उन पेशेंट को ट्रीट करना जो अनकंट्रोल्ड अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। FDG ड्रग क्या करता है, 2 या उससे ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके सिंगल पिल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंडोमेट एक कॉम्बिनेशन है इंडासेट्रोल मोमेटासोन, 2 मेडिसिन का। अस्थमा एक क्रॉनिक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो आपकी लंग्स को अफेक्ट करती है, वेयर दे बिकम इन्फ्लेमेटेड नैरोड मेकिंग इट हार्डर फॉर एयर टू फ्लो आउट। ठीक है, ये इंडिया में 34 मिलियन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर चुकी है और हर साल इसकी वजह से 1000 ऑफ डेथ्स होती है। कुछ पर्सनैलिटीज़ है न्यूज़ में, गोपी चंद नारंग, ये उर्दू राइटर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, स्कॉलर है और इन्हें रेनेसेंस मैन ऑफ उर्दू भी बोलता है एंड ही वॉज अ चेयरपर्सन ऑफ साहित्य अकेडमी जो रिसेंटली टाइट हुए हैं। ही वॉज नोन एज एम्बेसडर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, इन्होंने नियरली भी 60 बुक्स लिखी है इंक्लूडिंग सख्तियात, पास सख्तियात, मशरूकी शेरियात एंड मैनी मोर, यू कैन रीड इट। इनको पद्मश्री मिला 1990 में और पद्म भूषण मिला है 2004 में। इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को मतलब कि अच्छा बनाने के लिए कहा बियॉन्ड एनी कम्युनलिज्म, मतलब कोई ऐसी भावना रखे बिना। उर्दू क्या है, इट इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज जिसको क्लोज रिलेट किया जाता है टू म्यूचुअली बिटवीन हिंदी। थोड़ा लोट ऑफ जो उर्दू वोकैबुलरी है वो पर्शियन और अरेबिक से आते हैं। नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई है अराउंड डेली इन अबाउट 12th सेंचुरी। ये 8th शेड्यूल में भी इंक्लूड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइन,
तो गाइस यहाँ पे 17 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।